हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर सॉल्यूशन का आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, व्हाट डज इट मीन? सॉल्युबिलिटी रेफर्स टू मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर फॉर अ स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। एग्जाम्पल अगर आप समझें कि अगर हमने 100 ml एक फिक्स्ड क्वांटिटी ली सॉल्वेंट की, फॉर एग्जांपल वाटर। अब इसमें अगर हम सोडियम क्लोराइड डिज़ोल्व कर रहे हैं तो सोडियम क्लोराइड एट 298 केल्विन, एक कोई भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर ले सकते हैं आप, यहाँ पे 293 केल्विन हो सकता है। तो इसमें इसकी कितनी क्वांटिटी घुल जाती है? फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम किया कि ये 35 ग्राम डिज़ोल्व हो गया, सो ये 35 ग्राम ही इसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सबस्टेंस is its maximum quantity present in specified quantity of solvent at specified temperature। अब ये जो solubility होती है किसी solid की, गैस की, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो उन फैक्टर्स की बातें करेंगे। यहाँ आपको अभी क्या समझ रहे हैं हम कि आप सॉलिड को अगर डिज़ोल्व कर रहे हो किसी लिक्विड में, तो सबसे पहले ये सॉल्युबिलिटी इस सॉलिड की इसके नेचर पे, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के नेचर पे डिपेंड करेगी। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। और अगर आप समझ रहे हो कि प्रेशर जैसा भी एक टर्म है, तो यहाँ पे प्रेशर का रोल होगा कि नहीं होगा वो हम समझेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो हमें समझना है। तो सबसे पहले अगर आपने सोडियम क्लोराइड वाटर में ऐड किया है तो ईजिली डिज़ोल्व हो जाता है, लेकिन यहीं पे अगर नेफ्थलीन या एंथ्रासीन जैसे सबस्टेंस आप डिज़ोल्व करते हो वाटर में, नहीं होते हैं। वही एंथ्रासीन और नेफ्थलीन एक दूसरे में मिक्स किए जाएं ईजिली मिक्स हो जाते हैं, या बेंजीन में डिज़ोल्व किए जाएं तो ईजिली हो जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं इन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। तो आपके लिए वो फ्रेज जो आप 11 से सुनते आ रहे हो, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, जिसके अंतर्गत ये समझाया गया था आपको कि जितने भी पोलर सॉल्यूट होते हैं वो डिज़ोल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट में। एग्जाम्पल में आप देख लें कि आपका वाटर यूनिवर्सल पोलर सॉल्वेंट है। इस कारण से जितने भी पोलर सॉल्यूट होंगे जिनमें भी डाइपोल्स बन सकें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सके, या वो आयंस में डिसोसिएट हो जाएं, वो सारी चीज़ें वाटर में डिज़ोल्व होंगी। जैसे सोडियम क्लोराइड ये आयनिक डाइपोल क्रिएट करेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड एक अच्छा परमानेंट डाइपोल है, और ऐसे ही आप ग्लूकोज को देख लें तो ये पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये सारे मॉलिक्यूल इसलिए डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में। Like dissolves like means polar solute would dissolve in polar solvent। ऐसे ही नॉन पोलर अगर चीज़ें हैं, एग्जाम्पल नॉन पोलर चीज़ें जैसे कि आपके पास जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो नॉन पोलर सॉल्यूट आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल अगर आपने बेंजीन का नाम सुना है, या जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आपने सुने हैं, इनऑर्गेनिक में जैसे CH2 अगर आपने सुना हो तो CH2 हो गया इनऑर्गेनिक नॉन पोलर सॉल्वेंट। उसके अलावा बेंजीन, ठीक है, एसीटोन, आप इन सभी को आप देख रहे हैं जो भी ऑर्गेनिक नाम आप सुन रहे हैं, तो ये ऑर्गेनिक जो हैं वो ज़्यादातर किस में आएंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट में या सॉल्यूट में। तो ऐसे ही यहाँ पे आप नेफ्थलीन यूज़ कर सकते हैं, एंथ्रासीन यूज़ कर सकते हैं, कोई हाइड्रोकार्बन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यानी जो सॉलिड आप ले रहे हैं वो भी नॉन पोलर नेचर का हो तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा किस में? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो ये फ्रेज़ आपको याद रखनी है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ये हम बात कर रहे थे अभी किसकी? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हाउ डज सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो उसके लिए आपको याद रखना है लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी पोलर सॉल्यूट पसंद करेगा पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि वहीं जाके उसके इंटरेक्शन बनेंगे और ईज़ के साथ डिज़ोल्व होगा और ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। और अगर नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो पसंद करेगा किसको? नॉन पोलर सॉल्वेंट को। एग्जाम्पल आपको समझा दिए गए हैं। तो आपने अभी देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड
इन अ लिक्विड डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये फैक्टर आपने समझा। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर के रोल को समझने के लिए आप एक इक्विलिब्रियम समझिए। इक्विलिब्रियम क्या कि अगर आप किसी सॉलिड को ऐड कर रहे हैं किसी लिक्विड में यानी सॉल्वेंट में, तो उसके बाद ये डिज़ोल्व होगा और क्या बनेगा, सोल्यूशन। सोल्यूशन बनने के बाद ये जब इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा तो जो घुला हुआ सॉल्यूट है वो बाहर निकलेगा, यानी दो अपोजिंग प्रोसेस सेम रेट से चलने लगी। तो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन को आप समझ रहे हैं तो वो है डिसोल्यूशन। फॉरवर्ड के बाद बैकवर्ड अगर हम देखें तो ये है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये दोनों प्रोसेस सेम रेट से अगर चल रही हैं तो इक्विलिब्रियम मेंटेन है। और अगर आप किसी भी फैक्टर को देखना चाहते हैं कि उसका इफेक्ट क्या है, तो ली चैटलियर ने कहा था आपसे कि इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा उसको फैक्टर्स कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे अगर हम समझना चाह रहे हैं किसका रोल, टेम्परेचर का, तो अगर आप इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड शिफ्ट करना चाह रहे हो यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हो सॉलिड की, और अगर आप बैकवर्ड शिफ्ट कराना चाह रहे हो इसका मतलब आप सॉल्युबिलिटी घटाना चाह रहे हो सॉलिड की, क्योंकि सॉलिड सॉल्वेंट में जाके सोल्यूशन बना रहे हैं यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। और आप बैकवर्ड में आ रहे हो तो इसका मतलब डिजॉल्व जो सबस्टेंस है वो रिमूव हो रहा है, उसका इंटरेक्शन खत्म हो रहा है सॉल्वेंट से। तो आप कहाँ चाहते हैं, सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाह रहे हैं कि घटाना चाह रहे हैं। तो ली चैटलियर ने कहा कि सबसे पहले आप डिसोल्यूशन को देखिए कि ये कैसी प्रोसेस है। उसके लिए इंथैल्पी चेंज क्या है, इंथैल्पी चेंज ग्रेटर देन जीरो है या लेस देन जीरो है। कहने का मतलब अगर डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है डिसोल्यूशन के लिए, यानी इफ डिसोल्यूशन इज इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस वो होती हैं जो हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, यानी जब सॉलिड को मैं डिसॉल्व करूं तो साथ ही साथ हीट भी एब्जॉर्ब हो। ये इंथैल्पी चेंज कैसा कहलाता है, पॉजिटिव यानी इंडोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर आपका डिसोल्यूशन कैसा है, इंडोथर्मिक, तो वहां पे टेम्परेचर जो इंक्रीज करने पे, यानी टेम्परेचर को आप अगर इंक्रीज करते हैं तो वो आपके सॉल्युबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि अगर डिसोल्यूशन इंडोथर्मिक प्रोसेस है तो हम अगर उस सॉलिड को और डिसॉल्व करना चाहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, तो इक्विलिब्रियम कहाँ की ओर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड फॉर एन इंडोथर्मिक डिसोल्यूशन देयर शुड बी इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन बढ़ते हैं, सॉल्युबिलिटी सबस्टेंस की बढ़ती है। इसका वाइस वर्सा अगर आप समझें कि अगर आपका डिसोल्यूशन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, यानी ये प्रोसेस यानी किसी भी सॉलिड को, जैसे आपको एग्जांपल याद हो लाइम, क्विक लाइम को अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाई अमाउंट में लिबरेट होती है क्या, एनर्जी, यानी हीट जब इवॉल्व होती है किसी प्रोसेस में तो उसे क्या नाम दिया गया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बैकवर्ड आने लगेगा, यानी क्रिस्टलाइजेशन होने लगा, सॉलिड सेपरेट हो जाएगा सॉल्वेंट से, यानी सॉल्युबिलिटी घटेगी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया। तो आप अगर बढ़ाना चाहते हो यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहते हो, इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करना चाहते हो, ये सारी बातें ली चैटलियर प्रिंसिपल की। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ने कहा कि आप अगर इस एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन को फॉरवर्ड में शिफ्ट करना चाहते हो यानी सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप टेम्परेचर में डिक्रीज लाइए। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, डिक्रीज, और सॉल्युबिलिटी जिससे बढ़ पाए। तो ये आपको शॉर्ट हैंड में और शॉर्ट नोट्स आपके दिमाग में बैठी रहे। इफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक देयर शुड बी इंक्रीज इन टेम्परेचर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। और वाइस वर्सा इसके कि अगर प्रोसेस डिसोल्यूशन कैसी है, एक्सोथर्मिक, तो टेम्परेचर को घटाइए। तो जैसे टेम्परेचर घटाएंगे तो इक्विलिब्रियम कहाँ की ओर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब अगर बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, तो प्रेशर का रोल बच्चों, जहाँ भी आप जब तक गैस का जिक्र ना पाएं,
यानी कैसे भी करके अगर गैस आ जा रही, चाहे वो सॉल्यूट के जगह पे हो चाहे सॉल्वेंट की जगह पे, जब तक गैस का जिक्र ना हो प्रेशर का रोल नहीं होता। देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट रोल ऑफ प्रेशर इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, क्योंकि ये दोनों हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। यानी प्रैक्टिकली अगर इन पे मैं देखूं कि प्रेशर बढ़ाने पे कोई चेंज आ रहा है, नहीं आता। तो यहाँ पे प्रेशर का रोल नहीं है जब आप सॉलिड को किस में डिसॉल्व करते हो, लिक्विड में। सो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आ गए हैं हम लोग, जहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी देखनी है किसी गैस की किसी लिक्विड में। तो यहाँ बहुत बड़ा रोल है। पहली बात तो नेचर का, तो गैसेस जनरली डिसॉल्व होती हैं वाटर में या किसी भी सॉल्वेंट में। अब उनकी क्वांटिटी डिपेंड करेगी उनके क्रिटिकल टेम्परेचर पे या उनके इंटरेक्शंस पे। तो अगर मैंने कहा कोई गैस अगर डिसॉल्व हो रही है वाटर में, ठीक है, अब वो डिसॉल्व होने के बाद उसका एक्सटेंट यानी उसकी क्वांटिटी, उसकी सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। तो दो बड़े नाम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि गैस का जिक्र आ गया, तो प्रेशर का बहुत बड़ा रोल है और उसके बाद दूसरा है टेम्परेचर का। तो प्रेशर की क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप आपको पहली बार दी हेनरी, एक साइंटिस्ट है तो उसके एक नाम से जाना जाता है, हेनरीज लॉ। तो गैस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी को समझने के लिए हम समझेंगे हेनरीज लॉ। तो हेनरी ने समझाया कि किसी भी गैस को अगर आप डिसॉल्व कर रहे हो किसमें, एक लिक्विड में, ठीक है, तो ये लिक्विड है जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो किसी गैस को। अगर इस गैस का पार्शियल प्रेशर और बढ़ाते जाइए ओवर द सॉल्यूशन, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। यानी सिंपल सा एक लाइन कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया गैस का ओवर द सॉल्यूशन, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस को रिप्रेजेंट करने का उन्होंने एक सिंबल पाया कि उसको को रिलेट कर सकें मोल फ्रैक्शन से। यानी अगर मैं क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दूं तो P प्रोपोर्शनल टू X, यहाँ X गैस का मोल फ्रैक्शन है इस सॉल्यूशन में और P उसका पार्शियल प्रेशर है। यानी द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन अ गिवन लिक्विड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। यही सिंपल है कि मोल फ्रैक्शन बढ़ाना है तो और प्रेशर के साथ क्या करिए, गैस डिसॉल्व करिए। आपने सुना है, ये हेनरी लॉ के एप्लीकेशन में भी बताया जाएगा कि जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक्स बनती है, सोडा वाटर बॉटल्स होती हैं, वो हाई प्रेशर के साथ सील की जाती हैं। क्यों? जिससे कि आप कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट बढ़ा सको, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा सको। ठीक है, तो हेनरी लॉ कहता है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी या मोल फ्रैक्शन बढ़ता है, क्या बढ़ाने से, प्रेशर। तो वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और आप सब ने सुना है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है या डिवाइड करनी पड़ती है। यहाँ जो ये KH है, ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसका नाम है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अब आपको याद आए पिछले वीडियो का सेगमेंट कि यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जो हुआ करता तो उसकी कोई यूनिट नहीं थी। तो यहाँ पे KH की यूनिट जो होगी वो प्रेशर की यूनिट के ही टर्म्स में होगी। तो यहाँ प्रेशर की यूनिट अगर बार में ली गई है तो KH भी किस में रहेगा, बार में। अगर ये ATM में रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये भी किस में होगा, ATM में। लेकिन SI यूनिट या जनरली जो हमारी NCERT में यूज़ की गई है वो बार में ही यूज़ की गई है, तो आप इसे बार में रखें। आपको गिवन ही होगी, कांस्टेंट की वैल्यू जनरली गिवन होती हैं। अगर इसी को निकालने के लिए बोला जाएगा, सॉल्व करने के लिए, तो आपको इन सब को बताया जाएगा कि अब इसकी यूनिट तो गिवन ही होगी। ठीक है, तो हम न्यूमेरिकल्स में आते हैं, पहले इनसे जुड़े हुए कंसेप्ट समझते हैं। हेनरीज लॉ कांस्टेंट, अगर आपसे 1 मार्क क्वेश्चन आए कि वो क्या है, ठीक है, तो आप इस फार्मूले को लिखें। यहाँ पे P क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, X मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ गिवन लिक्विड, गिवन सोल्यूशन, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो इन दोनों के रेशियो को क्या नाम दिया गया है, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसका रिलेशन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से क्या है, तो अगर आप एट अ गिवन प्रेशर या कांस्टेंट प्रेशर पे इन दोनों के बीच में रिलेशन देखें तो दोनों ही एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी किसी गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी अगर उसकी KH की वैल्यू ज़्यादा होगी, वाइस वर्सा, कि अगर आप किसी गैस के लिए KH की वैल्यू का कम पा रहे हो तो यानी उसकी सॉल्युबिलिटी उस गिवन लिक्विड में क्या होगी, ज़्यादा। ठीक है, KH का एक रिलेशन है टेम्परेचर के साथ भी। KH बढ़ता है यानी KH की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, तो इसके कारण से गैसेस की सॉल्युबिलिटी
एक फैक्टर भी आपका होता जा रहा है। यहीं पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें और भी डिटेल में आप सुनेंगे मुझसे, टेम्परेचर बढ़ाने से KH की वैल्यू बढ़ेगी और KH की वैल्यू अगर बढ़ी तो किसी गैस की सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो इसीलिए एक ऐसा एक कंसेप्ट जो आपको पूछा जा सकता है बोर्ड में कि एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स क्यों कंफर्ट फील करते हैं कोल्ड वाटर में रादर देन वार्म वाटर। तो आप समझें कि वार्म वाटर में जहाँ पे टेम्परेचर हाई होगा वहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन की कम होगी। तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अगर कम होगी तो आप जान रहे हैं कि वो डिस्कम्फर्ट फील करेंगे। इसीलिए वार्म वाटर में जहाँ टेम्परेचर हाई होता है वहाँ गैसेस कम डिजॉल्व होती हैं, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण एक्वाटिक ऑर्गेनिम्स डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। ठीक है, तो ये था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। हेनरी लॉ की स्टेटमेंट बहुत आसान, द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर ओवर द सोल्यूशन। ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट है 1 मार्क क्वेश्चन के लिए। इसकी यूनिट वही जो प्रेशर की यूनिट होगी, यानी प्रेशर की टर्म्स में ही इसे भी एक्सप्रेस किया जाएगा। हेनरीज लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बाद अब बात करते हैं हम लोग हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस हमें कैसे पूछे जाएंगे, जैसे कोई क्वेश्चन आया, राइट हेनरीज लॉ, राइट इट्स एप्लीकेशन, तो स्टेटमेंट हम हेनरी लॉ का लिख देंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख देंगे, स्टेटमेंट में बता देंगे यहाँ P पार्शियल प्रेशर है, KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट है, X मोल फ्रैक्शन है गैस का, जैसे हम जनरली रेफर करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस को। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन में जैसे पहला आपसे पूछा गया कि जनरली जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, सोडा वाटर की बॉटल्स होती हैं, वो इतनी हाई प्रेशर के साथ क्यों सील की जाती है कि जैसे हम खोलते हैं तो बहुत सारी बबल आउट होती है गैस। तो रीज़न, to increase the solubility of carbon dioxide in soda water, we generally seal that bottle at high pressure. जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके हम अगर सील करेंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाएगी। तो क्या आपको स्टेटमेंट भी क्या बोलती है कि अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे हाई प्रेशर के साथ सील करें। तो कार्बन डाइऑक्साइड की सोडा वाटर में सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए अप्लाई हो रहा है आपका हेनरी लॉ। दूसरा आपका एप्लीकेशन जो है वो भी रिलेवेंट है और उसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन अगर बना तो इस वर्ड के पीछे पड़ेगा वो। ठीक है, और इसे कैसे रिमूव करते हैं, तो ये क्या है उसे जानने के लिए थोड़ा सा है ना फर्दर पूरा एक्सप्लेनेशन आप समझें। स्कूबा डाइवर्स जो डीप सी में जाते हैं, कई सर्च डिस्कवरी में लगे रहते हैं, तो आपको पता है कि उनके सिलेंडर में गैसेस रहती हैं और वो सारे है ना अपना ऑपरेटर्स लेके ही समुद्र के अंदर जाते हैं। उस डाइविंग ऑपरेटर्स में आपको पता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस रहती है पार्शियल प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो जैसे डीप सी में जाता है स्कूबा डाइवर, जैसे ही डीप सी में जाता है तो वाटर की लेयर्स के प्रेशर के बढ़ जाने के कारण सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की ब्लड में उसके बढ़ जाती है। एट हाई प्रेशर गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ऑक्सीजन तो कहीं ना कहीं आप जान रहे हैं कि सेल्स के रिस्पायरेशन के लिए यूटिलाइज हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन है ना ड्यू टू इट्स इनर्ट नेचर ब्लड में ही बनी रहती है। स्कूबा डाइवर जैसे ही ऊपर आते हैं तो प्रेशर धीरे धीरे कम होता है, तो सारी गैस जो उनके ब्लड स्ट्रीम में रहती है वो सीधे बबल आउट होकर लंग्स तक रस आउट करती है। जब नाइट्रोजन बबल होती है थ्रू द ब्लड स्कूबा डाइवर के, वो पेनफुल कंडीशन कहलाती है बेंड्स। सो बेंड्स आर पेनफुल कंडीशन अराइजेस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ नाइट्रोजन गैस थ्रू ब्लड ऑफ स्कूबा डाइवर्स। तो इस बेंड की कंडीशन को हटाने के लिए अब डाइविंग ऑपरेटर्स में नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन घटाया गया है, जिस कारण से अब उन्हें बेंड्स ना हो सके। स्कूबा डाइवर जैसे डीप सी में जाएं फिर वो अपर इन द सी आएँ, प्रेशर चेंज होने के बावजूद भी उनको बेंड्स यानी पेन ना हो। तो ऐसे केस के लिए डाइविंग ऑपरेटर्स में अब यूज़ की जाती है हीलियम गैस, जिसका प्रोपोर्शन रखा गया है 11.7%। आपकी नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन घटा के 56.2% कर दिया गया है और रिमेनिंग पार्ट आपका ऑक्सीजन गैस है 32.1%। तो इस गैसियस प्रोपोर्शन के कारण अब उन्हें नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा उनके ब्लड स्ट्रीम में नहीं रह पाती कि वो बबल्ड हो और उसके बाद लंग्स तक पहुंचने में जो इतना रस करे, तो उन्हें किससे दिक्कत ना हो, बेंड्स से। तो अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन आया व्हाट इज़ बेंड्स, तो
तो आप बताएंगे इट इज़ अ पेनफुल कंडीशन experienced by scuba divers due to presence of nitrogen gas in diving apparatus which is bubbled through blood stream। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि डाइविंग ऑपरेटर्स में हीलियम गैस क्यों यूज़ की जाती है, तो हीलियम गैस के प्रोपोर्शन को बढ़ाना या हीलियम गैस को इंक्लूड करने के पीछे रीज़न है इट्स सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी बहुत ही लो होती है हीलियम गैस की ब्लड में। तो अगर मैं कहूं कि पार्शियल में प्रेशर मेंटेन करने के लिए लंग्स तक तो जाती है हीलियम गैस, लेकिन ब्लड में वो बहुत ही कम सॉल्युबल है, जिसके कारण से क्या नहीं क्रिएट कर पाता, बेंड्स। ठीक है, अब थर्ड एप्लीकेशन में आते हैं। तो इसमें एक टर्म आएगी जिसके लिए आपको सेपरेट एक क्वेश्चन बन सकता है, एनॉक्सिया। तो अगर इसे डिफाइन करने के लिए बात की जाए, वो उस पर आऊँगा, मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ। उसके पहले ये वर्ड आया कहाँ से, तो एनॉक्सिया समझने के लिए चलते हैं हाई एल्टीट्यूड्स में एज अ क्लाइंबर। तो जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ेंगे तो हमें पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाने पे कम हो जाता है। तो यहाँ अगर हम अर्थ के ऊपर हैं, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स में नहीं है, तो यहाँ प्रेशर ऑप्टिमम है जितना हमें चाहिए, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पे लग रहा है। धीरे धीरे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो या एक्वाटिक हो, सभी के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है। एट हाई एल्टीट्यूड्स क्लाइंबर्स को दिक्कत होती है, डेफिशिएंसी होने लगती है ऑक्सीजन की ड्यू टू डिक्रीज इन atmospheric pressure. So anoxia is a condition arise due to low atmospheric pressure at high altitudes. The person suffers with deficiency of oxygen. तो ये सब डेफिशिएंसी है किसकी, ऑक्सीजन की। अब आपको पता है कि आपके ब्रेन को, आपके सेल्स को अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगे, हाइपोक्सिया होने लगे या एनॉक्सिया, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहला सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, उस पर्सन को थकान लगेगी, फैटिक, इल्यूजन होंगे ढेर सारे, क्योंकि ब्रेन तरीके से नहीं काम कर पाएगा। तो एनॉक्सिया से कौन सफ़र करता है, क्लाइंबर्स। कहाँ सफ़र करते हैं, एट हाई एल्टीट्यूड्स, ठीक है। और आता क्यों है कि रीज़न उसका, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। आइए अब बात करते हैं हेनरीज लॉ से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स में हमें सबसे पहले ये पहचानना होगा कि हेनरी लॉ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्लू मिलेगा, कहीं ना कहीं जिक्र मिलेगा ही। जैसे इसी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे आपको हेनरीज लॉ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है, या उसी कांस्टेंट को पूछने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, या मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें गिवन क्या है और क्या निकालना है। तो यहाँ पे दिया है हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। तो यहाँ से हमको क्या मिल चुका है, KH। तो हमारे लिए गिवन क्वांटिटी में, तो सोल्यूशन हमारा जो होगा उसमें सबसे पहले गिवन, तो गिवन में मिल गया हमको हेनरीज लॉ कांस्टेंट 1.67 10⁸ पास्कल। टेम्परेचर दिया जा रहा है 298 केल्विन। क्या इसका इस्तेमाल हमारे सोल्यूशन में होगा, तो हमने पढ़ा जो फार्मूला P = KHX, इसमें कहीं टेम्परेचर का कोई रोल नहीं दिख रहा है हमें। तो हम टेम्परेचर जो गिवन भी है तो उसे हम अपनी गिवन क्वांटिटी में नहीं लिखेंगे, हमारे काम का भी नहीं है। उसके बाद आगे चलें तो लिखा हुआ है कैलकुलेट क्वांटिटी। तो बच्चों जब क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए बोले तो क्वांटिटी यहाँ रेफर कर रही है हमें कि अगर हम मोल्स तक चले जाएं या और आगे चल के, ठीक है, हम मास तक कैलकुलेट कर लें, तो क्वांटिटी यहाँ मास से रिलेटेड है या मोल से। अब ये हमें किसके निकालने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, ठीक है। ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। और क्या दिया हुआ है, तो जब बताया जा रहा है कि उसे पैक किया जा रहा है अंडर 2.5 atm प्रेशर पे, तो यहाँ पे हमें जो प्रेशर गिवन है वो दिया जा रहा है 2.5 atm। अब यहाँ पे अगर हम देखें दोनों चीज़ों को,
कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट दिख रही पास्कल और प्रेशर दिया जा रहा है एटीएम में। तो पहले या तो इसे हम चेंज कर लें पास्कल में या इसे चेंज कर लें हम किस में, एटीएम में। दोनों ही की जा सकती है। अगर हमें ये याद है कि 1 एटीएम इज इक्वल टू 10⁻⁵ पास्कल, तो आप एटीएम से पास्कल में आपका जाना आसान हो सकता है। तो हम प्रेशर इज इक्वल टू लिख ले रहे हैं 2.5 इंटू 10⁵ क्या, पास्कल, या आप इसे 10⁵ से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें इस फार्मूले में तो सबसे पहले हमारा क्या निकल सकता है। इस फार्मूले में प्रेशर दिया है, केएस दिया है, यानी हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल लें कार्बन डाइऑक्साइड का तो उससे मोल्स भी निकाले जा सकते हैं और मास भी निकाला जा सकता है। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमने किया P/KH। P यानी पार्शियल प्रेशर दिया गया है 2.5 इंटू 10⁵ अपॉन, ये भी पास्कल में हो चुका है, और KH की वैल्यू भी हमें काहे में दी गई है, पास्कल में। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो मोल फ्रैक्शन की होगी और जिसकी कोई यूनिट नहीं होगी। तो यहाँ पे आपका इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे आप। कैलकुलेशंस इस चैप्टर में आपको विदाउट कैलकुलेटर करनी है, क्योंकि बोर्ड या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको कैलकुलेटर नहीं देगा। तो इसलिए आप सेपरेट रफ वर्क कर लेंगे कहीं भी, और वहीं क्वेश्चन के नीचे आप अंडरलाइन करके एक सेक्शन बना लीजिएगा और रफ वर्क करिएगा। तो यहाँ से आपका मोल फ्रैक्शन आ चुका है, ये मोल फ्रैक्शन विदाउट यूनिट होगा। ठीक, अब यहाँ से मोल फ्रैक्शन से हम मोल्स में जाएं, तो मोल्स में जाने के लिए अगर हम देखें मोल फ्रैक्शन का फार्मूला NCO2 यानी मोल्स ऑफ CO2 अपॉन मोल्स ऑफ CO2 प्लस मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट है। तो किसी का भी मोल फ्रैक्शन अगर निकालते हैं तो उसी के मोल्स और नीचे भी उसके मोल्स रहते हैं अलॉन्ग विथ सॉल्वेंट के मोल्स। अब यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू देखें तो बहुत ही छोटी है, जहाँ से आप इस डिनोमिनेटर से क्या हटा सकते हैं, NCO2 को अगर कंपेयर करें एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बहुत छोटा है। इस कारण से ये फार्मूला आप मॉडिफाई करके क्या लिख सकते हैं, XCO2 इज इक्वल टू NCO2 अपॉन NH2O। निगलेक्ट किसे किया आपने, NCO2 को, क्योंकि बहुत छोटे मोल्स थे एज कंपेयर टू वाटर। तो सर वाटर के मोल्स कहाँ हैं, तो वाटर के मोल्स निकालने के लिए जो क्वांटिटी आपको वाटर की दी जा रही है कितनी, 500 ml। तो आप अगर मास निकालना चाहें वाटर का तो मास के लिए आप क्या करेंगे, उसका वॉल्यूम लेके उसकी डेंसिटी, आप जब सब जानते हैं 1 ग्राम पर ml उसकी डेंसिटी होती है, 500 ml है। तो यहाँ से निकल आया वाटर का मास कितना, 500 ग्राम। 500 ग्राम मास से आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू आप 500 अपॉन 18 ग्राम पर मोल वाटर का मोलर मास से निकाल सकते हैं। तो 27.78 मोल आ जाएंगे। यहाँ से आपको क्या मिल चुका है, मोल्स ऑफ वाटर। तो इस मोल्स ऑफ वाटर को यहाँ पुट करें, मोल फ्रैक्शन आपको मिला हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। इन दोनों की वैल्यू पुट करें तो 1.497 इंटू 10⁻³ ये आपके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आई थी। मोल्स ऑफ वाटर आपके पास आ चुके हैं 27.78। इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो ये वैल्यू कहाँ से पाई है हमने, ये रहा मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का जो हेनरी लॉ के एप्लीकेशन से आया। फिर इस मोल फ्रैक्शन की मदद से हमने CO2 के यानी कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाले। तो मोल्स निकालने के लिए हमें वाटर के मोल्स चाहिए थे, तो हम वाटर के सेपरेट मोल्स निकाल लिए। तो ये वाटर के सेपरेट मोल्स हो गए, ठीक है। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाल ही रहे हैं तो उसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 41.58 इंटू 10⁻³ मोल।
मोल्स की यूनिट क्या होती है? मोल ही। अब यहाँ से अगर आप मास निकालना चाह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वैल्यू आप सबको पता हो, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू NCO2 अभी आपके सामने आया 41.58 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन रहेगा पेपर में, अगर नहीं तो आप 12 + 32 ऑक्सीजन का ऐड कर देंगे तो 44 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो रहेगा 1829.6 ग्राम में आएगा, इंटू 10⁻³ ये भी बचा हुआ है। आप साइंटिफिक नोटेशन में आंसर लिखेंगे तो 1 पॉइंट राउंड अप करके 2 डिजिट तक कर दीजिएगा, 1.83 ग्राम। अगर बहुत बड़ा दिख रहा हो तो आराम से एक एक स्टेप से चले जाइएगा। पहले हेनरी लॉ कांस्टेंट दिया जा रहा है, फिर क्वांटिटी दी जा रही है वाटर की, उसके बाद आपको प्रेशर दिया जा रहा है। तो इन 3 क्वांटिटी से आप क्या पहले निकाल सकते हैं, फिर उससे जिस क्वांटिटी को आपको निकालना है उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, या पूरे सॉल्यूशन में देख सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम दूसरा न्यूमेरिकल जो हेनरीज लॉ से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में जिस गैस का जिक्र हो रहा है H2S गैस, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बहुत ही बैड स्मेल देती है और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस में। जो इस साल के हमें प्रैक्टिकल्स या 11th में हमें मिले प्रैक्टिकल्स, तो आपने देखा होगा लैब में एक गैस है ना बनाई जा रही थी, फेरस सल्फाइड के क्रिस्टल्स आपको मिले होंगे उनके ग्रेन्यूल्स से, और H2SO4 की मदद से बनाई जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा स्मेल दे रही थी, और इसकी प्रेजेंस तो आसपास की लैब्स को भी पता चल रही थी। हम नाक बंद कर लेते थे जब एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये गैस क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होती है और ग्रुप रिएजेंट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, अब इसका जनरल नॉलेज हमारा ख़त्म हो गया। अब काम की बातों में आया कि इस न्यूमेरिकल में हमें इसके बारे में क्या दिया जा रहा है। तो गिवन क्वांटिटीज़ में जाने के लिए मैं कुछ कहीं पे अंडरलाइन किया हूँ तो उस पर बात करें। सॉल्युबिलिटी जो H2S की है उसे मोलैलिटी के टर्म्स में दिया गया है, और जो प्रेशर है जिस पे इसकी सॉल्युबिलिटी ऑब्जर्व की गई है वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना माना जाता है आप सबको पता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, या आप 273 केल्विन कह सकते हैं, और स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 atm, या उसे आप कन्वर्ट कर लेंगे। बार में जनरली सब रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जितने भी KH हमें दिए गए हैं है ना, डाटा जो गिवन है वो किलो बार में है KH के लिए, तो आप इसे बार में कन्वर्ट कर लेंगे। आपसे कहा जा रहा है हेनरी लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम हेनरी लॉ अपने लिए लिखते हैं तो ये आपके पास हेनरी लॉ आया। इस हेनरी लॉ में हमें ये कैलकुलेट ही करना है। ये नहीं दिख रहा हमें कहीं क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन H2S का, प्रेशर जरूर दिया जा रहा है। तो अपन ने गिवन लिखा सर प्रेशर जो हमको दिया जा रहा है वो 1 atm में ज्यूम कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्रेशर, जिसे अगर हम बार में लिखें तो 1.013 बार। ठीक है, और KH की वैल्यू हमें कैलकुलेट ही करनी है सर। मोल फ्रैक्शन हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा है H2S का। अगर हम यहाँ से H2S के मोल्स निकाल पाएँ इस डाटा से, तो उस मोल फ्रैक्शन की मदद से हम KH निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मोल फ्रैक्शन के पीछे पड़ते हैं हम। अगर मोल फ्रैक्शन हमको H2S का निकालना है तो मोल्स चाहिए मुझे H2S के, और मोल्स ऑफ H2S के साथ ही साथ मुझे मोल्स ऑफ वाटर भी चाहिए। ठीक है, अब अगर ध्यान दें कि इस गिवन क्वांटिटी में क्या छुपा है, तो मोलैलिटी कि अगर हम दूसरी यूनिट जो हमें लास्ट वीडियोस में भी मिल चुकी है कि 0.195 m जो लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मीन है कि 0.195 मोल्स H2S के डिज़ोल्व हैं 1 kg ऑफ वाटर में। तो यहाँ से हमें 2 डाटा मिल जा रहे हैं, यानी डायरेक्टली हमें मिल रहा है NH2S 0.195 मोल, और वाटर के मोल्स निकालने के लिए हमें मास ऑफ वाटर मिल जा रहा है 1000 ग्राम। 1 kg ऑफ वाटर यानी 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम पर मोल। हम जानते हैं वाटर का मोलर मास। इसे सॉल्व करने के बाद आपको मोल्स मिल जाएंगे वाटर के,
तो वाटर के जो मोल्स मिले हैं वहाँ से उठा के अपन इस फार्मूले में रखते हैं। तो यहाँ पे 0.195 मोल्स मिले हैं हमें किसके, सॉल्यूट यानी हाइड्रोजन सल्फाइड के, और वाटर के मोल्स हमें मिल गए हैं 55.5 मोल। अब इसे ऐड करके और सॉल्व करने के बाद 0.195 मोल अपॉन 55.695 मोल, मोल मोल कैंसिल होंगे तभी हमारे पास मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं आएगी। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन सॉल्व करने के बाद उसे साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखेंगे अगर 3.5 × 10⁻³ यहाँ से मोल फ्रैक्शन मिल गया है। अब इस मोल फ्रैक्शन की यूनिट इस फार्मूले में पुट करिए तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, KH = प्रेशर अपॉन मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन H2S का कितना आ चुका है और प्रेशर कितना है, 1.013 बार अपन ने एज्यूम किया है। ठीक है, क्या प्रेशर की वैल्यू को, स्टैंडर्ड प्रेशर की, अपॉन आपका जो x है वो यानी मोल फ्रैक्शन जो आया है वो ये है। इसे सॉल्व करने के बाद आपको KH की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। मैथमेटिकल जितने ऑपरेशंस हैं वो आपको करने होंगे विदाउट कैलकुलेटर। रफ वर्क आप थोड़ा सा स्ट्रांग करिए, जितना ज़्यादा आप इन्हें डील करेंगे, इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस हैं तो आपको करते ही रहना चाहिए। आंसर आपका आएगा 289.4 बार। तो अगर सॉल्युबिलिटी मोलैलिटी या मोलैरिटी के टर्म्स में दे तो आप क्या समझेंगे कि उतने ही मोल्स हमें सॉल्यूट के दिए जा रहे हैं, या तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में जैसे यहाँ पे था, ऐसे ही पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जब आपको मोलैरिटी के टर्म्स में दिया जाएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी के टर्म्स में दिया गया था। प्रेशर आपको मेंशन करके ही देगा कि आपको KH के लिए प्रेशर कितना लेना है। तो स्टैंडर्ड प्रेशर आप 1 atm भी ले सकते थे या बार में ले सकते थे। ठीक है, तो हेनरीज लॉ से जुड़े हुए जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स मिले उनकी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चंस आपके कमेंट्स में मिले मुझे, और भी क्वेश्चंस आप NCERT पे फोकस रहिएगा बच्चों, उनसे जुड़े हुए जितने भी एग्जांपल्स हों या एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो उन्हें लगाइए। ठीक है, और भी रेगुलर अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब किए रहिए मेरा चैनल सीधे एजुकेशन हब। हम इस चैप्टर के और भी वीडियोस लाते रहेंगे। ठीक है, आप रेगुलर पढ़ते रहें। ठीक है, धन्यवाद।